गुड मॉर्निंग। श्याम महाविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सस्य विज्ञान पढ़ रहे थे और सस्य विज्ञान में जो बीज है उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी ली है हमने अब तक, और उसका एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। कुछ बातें जितनी भी आपके सिलेबस में उससे रिलेटेड जितनी भी इस टॉपिक से बातें हैं वो आज बात करेंगे, और उसके बारे में अगर आपका बीज समाप्त हो जाता है आज के लेक्चर में तो उसके बाद में भूपरिष्करण या टिलेज स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो आज का टॉपिक है उस पर देखते हैं। बीज के बारे में हम बीज के बारे में है यही भी, या पौधों के बारे में बोल दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट पॉपुलेशन, या हिंदी में बोलते हैं इसको पौध संख्या, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। या इष्टतम पौध संख्या, या सामान्य पौध संख्या कितनी होती है। बहुत जरूरी है पौध संख्या, बहुत जरूरी है पौध संख्या के बारे में जानना, और ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है। पहले प्लांट पॉपुलेशन के बारे में देखते हैं क्या कहता है प्लांट पॉपुलेशन। तो देखो, पौध संख्या या प्लांट पॉपुलेशन क्या है। एक खेत में, एक निश्चित क्षेत्र में, चाहे हेक्टेयर ले लो, चाहे एकड़ ले लो, चाहे बीघा ले लो, यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर एक निश्चित फसल की पौधों की संख्या को पौध संख्या बोलते हैं। इसके बहुत से प्रभाव हैं। कहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत सी फसलों को सघन बो दिया जाता है, बहुत पास पास बो दिया जाता है। कहीं पर आपने देखा होगा कि बहुत खुली खुली फसलें बोई होती हैं। इनके अलग अलग कारण हैं। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग होता है। जैसे कपास की फसल है, कपास की फसल के भी अंतराल जो है 2 फुट तक होता है, 2 फुट हो सकता है, होता है। और जो गेहूं की फसल है उनके बीच में 15 से 20 सेंटीमीटर का अंतराल होता है। तो ये कारण क्या है इसका? तो इन सभी कारणों को लेकर के आज हम प्लांट पॉपुलेशन को पढ़ेंगे। प्लांट पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, पहले वो देखते हैं। प्लांट पॉपुलेशन को एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज, जर्मिनेशन परसेंटेज का मतलब ये है अंकुरित प्रतिशत, अंकुरण प्रतिशत, यानी कि पौधे जितने उगाए थे आपने, जितने बीज उगाए थे उतने उगे हैं या नहीं उगे हैं, ये प्रभावित करता है। अगर सारे उग जाते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन क्या है, आधे उगते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन क्या है, कम उगते हैं तो प्लांट पॉपुलेशन पौध संख्या क्या है, ये एक मुख्य कारक रहता है इसमें। दूसरा रहता है इसमें प्लांट पॉपुलेशन में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ को प्रभावित करता है ये प्लांट पॉपुलेशन। ग्रोथ को किस प्रकार, प्लांट पॉपुलेशन किस प्रकार कोई चीज को प्रभावित करता है वो देख रहे हैं। तो पहला, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ये ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन में देखें। हाँ, पौध संख्या किस प्रकार प्रभावित करती है, पहला आता है ग्रोथ, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप कह सकते हो प्रोडक्शन या उपज। पहला आता है ग्रोथ या वृद्धि, दूसरा है प्रोडक्शन या उपज। तो देखते हैं ग्रोथ को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आपको सिंपल सी चीजें मैं बता दूं कि मृदा से पोषक तत्व और जल ग्रहण करते हैं, सूर्य से सूर्य की किरणें लेते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं। अगर ज्यादा पौधे हो गए, ज्यादा पौधे होंगे तो क्या है, इनको ज्यादा चाहिए होगा सूर्य का प्रकाश भी, पोषक तत्व भी, नमी भी, ऑक्सीजन भी, जो उस क्षेत्र में उपलब्ध होती है वो ज्यादा चाहिए होगी अगर ज्यादा पौधे हो गए तो। और ज्यादा पौधे हो गए, ये चीजें कम है तो वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा वितरण करेंगे, थोड़ा थोड़ा वितरण करेंगे तो वृद्धि भी क्या है, कम हो जाएगी। वृद्धि कम हो जाएगी तो उपज भी क्या है, कम हो जाएगी। सिंपल चीज है।
दूसरी चीज रहती है कि अगर पौधों की संख्या बहुत कम हो जाए तो वृद्धि तो हो जाएगी। प्लांट, एक पौधा अपनी मैक्सिमम उपज देगा, लेकिन वो क्षेत्र है जिसमें बोया है आपने, जिसमें पौधों की संख्या कम है, उसकी वजह से आपकी उपज कम हो जाएगी। उस क्षेत्र की उपज कम हो जाएगी, लेकिन पौधे की उपज है वो, एक पौधा कितना उत्पन्न करेगा, वो उपज तो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको पोषक तत्व है, या फिर आपकी वायु है, या फिर आपका क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलने से ज्यादा वृद्धि करेगा, उपज भी ज्यादा होगी। लेकिन जिस क्षेत्र में पौधों की संख्या ही कम हो गई, पौधों की संख्या ही उतनी नहीं है, पौधों की संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी उपज भी कम हो जाएगी उस क्षेत्र की। तो दो चीजें हैं कि एक तो उपज प्रति पौधे और उपज प्रति क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र को आप हेक्टेयर, बीघा, एकड़ कुछ भी ले सकते हो। और वृद्धि में दो चीजें आती हैं, बायोलॉजिकल ग्रोथ और इकोनॉमिक यील्ड। इनको हम अलग अलग देखते हैं क्या होता है ये। बायोलॉजिकल ग्रोथ तो वो होती है जब पौधे अपने रिप्रोडक्शन, अपना प्रजनन स्टार्ट नहीं करते, बीजों का उत्पन्न नहीं करते, हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज उत्पन्न नहीं करते जो क्या है हमें फायदा, आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएगी, ऐसी कोई चीजें उत्पन्न नहीं करते। जैसे पत्तियां, तने, ये सब चीजें वो अपनी वृद्धि करते रहते हैं, उसको बायोलॉजिकल उपज कहते हैं। और इसी से क्या है, ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ यहीं से उत्पन्न होता है। शुष्क पदार्थ अगर यहीं से उत्पन्न होता है, दूसरी चीज है कि बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होगी तो उपज भी नहीं होगी। अब बायोलॉजिकल ग्रोथ का हमारे वैसे तो डायरेक्ट रूप से कोई फायदा नहीं है, पौधे अपना फायदा कर रहे हैं, लेकिन वो वृद्धि पत्तियों की, तने की, जड़ों की, उनकी अपनी वृद्धि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से क्या करती है, हमें फायदा पहुंचाती है आर्थिक रूप से। यानी कि हमें जो आगे दाने मिलने हैं, हमें आगे जो फल फूल मिलने हैं, आगे जो बीज मिलने हैं, उनके जो हम उनसे बेच करके उनसे पैसा लेंगे, यानी कि आर्थिक रूप से वो हमें बायोलॉजिकल रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। अगर बायोलॉजिकल ग्रोथ अच्छी होगी तो इकोनॉमिक यील्ड भी, यानी कि जो यील्ड, जो उत्पादन हमें क्या है पैसे देगा, उसको इकोनॉमिक यील्ड बोलते हैं। यानी कि गेहूं के पौधे का एग्जांपल लेता हूं मैं, गेहूं वृद्धि करता रहता है, तब हमारे कोई काम नहीं है वो वृद्धि करे ना करे, हमें तो इकोनॉमिक यील्ड से मतलब होता है ना। लेकिन पौधा अपने लिए करता है ताकि वो इकोनॉमिक यील्ड भी अच्छी दे सके। पौधे ने अपने लिए उत्पादन लिया, अपने लिए बायोलॉजिकल ग्रोथ की, और उसके बाद में क्या किया उसने, अपनी ग्रोथ के बाद में ही इकोनॉमिक यील्ड अच्छी देने में सहायक होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी चीज आती है शुष्क पदार्थ। शुष्क पदार्थ आपने देखा होगा कि जो फोडर क्रॉप होती है, जो चारे के लिए जिन फसलों का प्रयोग किया जाता है, बरसीम है, रिजका है, ज्वार है, कोई भी फसल है, उनको सघन बोया जाता है। सघन इसलिए बोया जाता है, उन फसलों को सघन बोया जाता है, इसलिए बोया जाता है कि उनमें ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ है, वो चारे के लिए अधिक से अधिक पत्तियां, अधिक से अधिक तना उनको मिल सके। अधिक से अधिक पत्तियां, अधिक से अधिक तना मिलेगा तो क्या है, ज्यादा उत्पादन होगा उन चीजों का, और ज्यादा उत्पादन होने से हमें चारा भी अधिक मिलेगा। इसलिए शुष्क पदार्थ उत्पादन तब होगा जब पौधों की संख्या भी ज्यादा होगी, पौधों की संख्या भी सघन होगी। लेकिन इकोनॉमिक यील्ड वो जो हमें आर्थिक रूप से मदद करेगी वो कब होगी, जब पोषक तत्वों की अच्छी वृद्धि हो। पोषक तत्व पौधे अच्छे से लेंगे, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें पौधे को अच्छे से मिलेगी, तब बायोलॉजिकल ग्रोथ ज़्यादा होगी। बायोलॉजिकल ग्रोथ ज़्यादा होने से इकोनॉमिक यील्ड भी ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक यील्ड ज़्यादा होगी तो हमें बीज, फल, फूल ये भी ज़्यादा मिलेंगे, और जिनको बेचकर हम पैसा कमाते हैं, जो हमें इकोनॉमिक यील्ड देते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं उपज प्रति पौधा।
और उपज प्रति क्षेत्र, ये क्या होता है? प्रोडक्शन। एक पौधा कितना उत्पादन करता है, एक पौधे में से कितना उत्पादन होता है वो, और उपज प्रति क्षेत्र 1 बीघा, 1 हेक्टेयर या 1 एकड़, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए जो निश्चित क्षेत्र हो, उसमें सारे पौधे मिलकर कितना उत्पादन देते हैं, वो होता है उपज प्रति क्षेत्र। आपको यहां तक यही देखना है कि ग्रोथ, वृद्धि और उसके बाद में उपज किस प्रकार प्लांट पॉपुलेशन है, पौध संख्या है, वो इन दोनों को किस प्रकार से इन दोनों को प्रभावित करती है। तो हमें इनके लिए एक सीधा सा कर्व है जो याद रखना है। वो कर्व क्या है, ये चीजें लिख लेंगे आप। वो कर्व क्या काम करता है वो देखते हैं। वो कर्व आपको समझने में काफी हेल्पफुल होगा। ये है आपका उपज या यील्ड, और ये है आपकी प्लांट पॉपुलेशन। पौध संख्या, ये है आपकी पौध संख्या। ठीक है। अब देखिए कि जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पौधों की, 1 मिनट, इस प्रकार का आपका कर्व बनता है। देखिए इस प्रकार से पैराबोलिक कर्व बनता है। अब इसको क्या कहेंगे हम कि पौधे की पॉपुलेशन, पौधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, पौधों की संख्या यहां से जिस प्रकार बढ़ना शुरू हुई और पौधों की संख्या बढ़ती गई, तो क्या है, प्रति क्षेत्र उपज प्रति क्षेत्र बढ़ता गया। पौधों की संख्या इस प्रकार बढ़ रही है और उपज यहां बढ़ रही है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ा कि यहां पर क्या हुआ कि जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे ये पौधों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ पर ये पौधों की संख्या यहाँ पर ये है, उपज ये है, पौधों की संख्या यहाँ पर ये है, उपज ये है, यानी कि बढ़ रही है। लेकिन एक लीनियर ग्राफ में नहीं बढ़ रहा, एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ रहा, ये पैराबोलिक बढ़ रहा है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आती है इसमें, यहाँ पर जैसे ही पौध संख्या इतनी हुई, अब देखो पौध संख्या मैक्सिमम है यहाँ पर, तो उपज सबसे कम है यहाँ पर, यानी कि उपज प्रति पौधे, यानी कि एक पौधा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितना ज्यादा संख्या में पौधे होंगे, उतनी कम प्रति पौधे उपज होगी, क्योंकि बहुत से पौधे हैं। अब बहुत पौधे हैं, 50 पौधे हैं और आपके पास 50 पोषक तत्व है, यानी कि 50 किलोग्राम पोषक तत्व मान लीजिए कि 50 पौधे हैं, 50 किलोग्राम पोषक तत्व है। आपने क्या काम किया भाई कि एक एक मिल गए सबको, और अभी आपके पास दूसरा केस ये है कि 5 पौधे और 50 किलोग्राम पोषक तत्व, सभी को 10-10 किलोग्राम मिल गए, तो वृद्धि कौन ज्यादा करेगा? जो 5 पौधे हैं वही ना। तो यानी कि पौधों की संख्या जहां पर ज्यादा है, पौधों की संख्या जहां पर ज्यादा है, वहां पर क्या हो गया, उपज प्रति पौधे वो कम हो गई, उपज है वो प्रति पौधे कम हो गई। दूसरी चीज ये आई कि उपज जहां पर पौधों की संख्या बहुत कम है, जहां पर पौधों की संख्या कम है, उनको पोषक तत्व, जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें क्या है, उनको आसानी से मिल जाएंगे। जितनी ज्यादा में मिलेंगे ये सब चीजें, तो वो क्या है, ज्यादा वृद्धि करेंगे, ज्यादा वृद्धि करेंगे, ज्यादा इकोनॉमिक यील्ड देते हैं।
तो इस प्रकार का ये कर्व है, इसका ध्यान में रखना है, इसको बनाना है आपको। ये ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है उपज प्रति क्षेत्र। अब पौधों की संख्या 2 है तो उपज थोड़ी है, 5 है तो उपज थोड़ी है। प्रति क्षेत्र, एक क्षेत्र में बात कर रहा हूं कि 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100, अगर 100 पौधों को थोड़ी थोड़ी उपज देंगे ना तो वो 2 पौधों से उपज तो ज्यादा दे ही देंगे। यानी कि जितनी ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा यील्ड भी होगी, उतना ज्यादा उत्पादन भी होगा। तो हमें उपज प्रति क्षेत्र में यह याद रखना है कि पौधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका उत्पादन भी बढ़ता जाता है। दूसरी चीज कि जितनी ज्यादा संख्या में पौधों की संख्या बढ़ती जाती है उतनी ज्यादा संख्या में क्या होता है, उपज प्रति पौधे घटती जाती है, लेकिन प्रति क्षेत्र बढ़ती जाती है। लेकिन मैक्सिमम आने के बाद, ज्यादा आने के बाद ये भी नहीं बढ़ती, इतना याद रखना है। ज्यादा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई तो वो भी तो एक मेंटेन ही रहेगी ना, एक लेवल तक ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये आपके प्लांट पॉपुलेशन और पौध संख्या के बारे में है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको जिस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, 2 साइंटिस्ट थे एक हॉलिडे नाम के, उन्होंने इसको हॉलिडे जो ग्रोथ है ना, जो वृद्धि है पौधों की, उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक तो एसिम्बायोटिक, इंग्लिश में हिंदी में सेम ही बोलेंगे, और दूसरा आता है पैराबोलिक। ये 2 ग्राफ बनाकर इन्होंने बताया था। हम ग्राफ वही याद रखना है, हमें इनका ग्राफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, पढ़ेंगे जरूर। एसिम्बायोटिक और पैराबोलिक दोनों ग्राफों में इन्होंने बताया था कि एसिम्बायोटिक और पैराबोलिक 2 प्रकार के ग्रोथ कर्व होते हैं। एसिम्बायोटिक इन्होंने बताया था उन क्रॉप्स के लिए जो सघन होती है, उनमें पढ़ते हैं एसिम्बायोटिक। तो ग्रोथ कर्व हम बना लेते हैं पहले। और फिर देखेंगे इनमें इन्होंने क्या कहा था। ये तो है आपकी यील्ड और ये है आपकी प्लांट पॉपुलेशन या पौध संख्या। प्लांट पॉपुलेशन या पौध संख्या है ये आपकी। कब है ये आपकी? जब आप कैसी खेती करते हैं, सॉरी, जब आप किस प्रकार का कर्व अपनाते हैं, एसिम्बायोटिक और पैराबोलिक। एसिम्बायोटिक और पैराबोलिक में क्या है? एसिम्बायोटिक ये मान लीजिए कि सघन या फोडर क्रॉप्स के लिए है। इसमें इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि सघन या फोडर क्रॉप्स के लिए, लेकिन हम थोड़ा आसान करने के लिए, चीज़ों को आसानी से देखने के लिए हम ये देखेंगे कि ये एसिम्बायोटिक के लिए था और ये सभी, ये रिलेशन है ना, ये यील्ड और प्लांट पॉपुलेशन के बीच में रिलेशन बताता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हॉलिडे ने क्या कहा था। हॉलिडे ने सीधी सी बात कही थी कि उत्पादन और जो पौध संख्या है उसके बीच में संबंध होते हैं। वो संबंध कैसे हैं, उन्होंने इस ग्राफ के थ्रू हमें समझाया था। वो ग्राफ हमें देखना है, समझना है किस प्रकार। देखिए कि पहला आप चारे के लिए फसलें उगाते हैं। चारे के लिए यील्ड होती है, उत्पादन लेना होता है हमें, चारे के लिए आप फसलें उगाते हैं। तो क्या करते हैं कि जितना सघन आप चीज़ों को उगाएंगे, जितना सघन चीज़ों को आप उगाते हैं, पौधों को आप उगाते हैं, उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल यील्ड आपको लेनी होती है। चारे के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो चीज़ें आपको लेनी होती हैं। किसमें? फोडर क्रॉप्स में, जैसे बरसीम है, रिजका है, ज्वार है, जो पास पास उगती है, या फिर जिनका चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जिनका जो शुष्क पदार्थ देने का जो समय है वो कम होता है
और शुष्क पदार्थ ज़्यादा देते हैं, यानी तना है, पत्तियां हैं, वो ज़्यादा प्रदान करते हैं, तो चारे के लिए प्रयोग की जाती है। तो उन्होंने कहा था इस प्रकार के लिए एसिम्बायोटिक ग्राफ बनता है। एसिम्बायोटिक इस प्रकार का ग्राफ होता है, यहां पर आकर के न्यूट्रल हो जाती है, ये एसिम्बायोटिक है। एसिम्बायोटिक में उन्होंने कहा कि जितनी ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी चारे वाली फसलों के लिए, उतना ही ज्यादा आपको शुष्क पदार्थ मिलेगा। चारे वाली फसलें इसीलिए तो उगाते हैं कि चारा मिले या शुष्क पदार्थ मिले। तो उन्होंने सिंपल सी बात कह दी कि जितनी ज्यादा प्लांट पॉपुलेशन होगी, जितना उनको पास पास उगाएंगे। बरसीम देखो आप, पास पास उगाते हैं ना, ज्वार देखो, बाजरा देखो, क्योंकि इनके पौधे जितने पास में उगेंगे उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा। अकेला पौधा तो वृद्धि नहीं करेगा जितना पास उगेगा, लेकिन प्रति क्षेत्र जो अभी समझाया था, प्रति क्षेत्र उपज ज्यादा देगा, प्रति क्षेत्र चारा ज्यादा उत्पन्न करेगा। हमें तो चारा ज्यादा उत्पन्न करने से मतलब है ना, तो प्रति क्षेत्र चारा ज्यादा उत्पन्न होगा। तो इन्होंने कहा कि पौधों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ती जाएगी, उनका उत्पादन करने का तरीका, उत्पादन है वो बढ़ता जाएगा और चारा भी आपको अधिक मिलेगा। ये उन्होंने एसिम्बायोटिक रिलेशन में बताया था। दूसरी चीज इन्होंने कही कि पैराबोलिक यील्ड पर पॉपुलेशन, यील्ड यानी कि उत्पादन पर, यानी कि उत्पादन प्रति क्षेत्र में कितना होगा, कैसे होगा, ये इन्होंने बताया। प्रति पौधे, इन्होंने प्रति पौधे ही बात की है पैराबोलिक में। यहां पर देखो कि उन्होंने बताया कि प्लांट पॉपुलेशन, जो पौधों की संख्या है, वो किस प्रकार बढ़ेगी पौधों की संख्या जब बढ़ेगी तो किस प्रकार उसकी उपज बढ़ेगी, उस पर उन्होंने बताया था कि आप एक काम करो कि पौधों की संख्या इस प्रकार ले लो जब सघन हो, या फिर पौधों की संख्या इस प्रकार ले लो। तब इन्होंने कहा था कि जब हम पौधों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तब उपज भी बढ़ती जाती है। जैसे कपास है, मक्का है, ज्वार है, ज्वार नहीं आएगा, कपास है, मक्का है, बाजरा है, या फिर कोई भी और जो फसलें हैं जिनका उत्पादन लेते हैं हम, चारे के बजाय उत्पादन लेते हैं हम, जिनके बीजों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि यहाँ पर पौधों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना उपज ज़्यादा होगा, लेकिन पौधों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना उपज भी ज़्यादा होगा। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब पौधों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाए या फिर और ज़्यादा हो जाए या फिर और ज़्यादा हो जाए, एक लिमिट पर आकर के उनकी उपज है, मैक्सिमम उपज है, मैक्सिमम यील्ड है, अधिकतम उपज है, वो क्या हो जाएगी, निरंतर हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ पे पौधे 0 थे, यील्ड भी 0, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पर उपज बढ़ गई, यहाँ पर पौधे बढ़े, उपज बढ़ी, पौधे बढ़े, उपज बढ़ी, पौधे बढ़े, उपज बढ़ी। यहाँ से क्या हो गया कि पौधे तो बढ़ते रहे, पौधे तो इस प्रकार बढ़ते रहे, लेकिन उपज है वो इतनी ही रही है, इससे ज़्यादा उपज नहीं हुई, इससे ज़्यादा उपज नहीं। पौधे तो यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 हैं, लेकिन उपज है वो उतनी ही रह रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जितनी अधिकतम आप कर सकते हैं उतनी, जब अधिकतम वो संख्या है, वो संख्या ले लीजिए जहाँ पर आपके पौधों की संख्या है वो ज़्यादा हो और उन पौधों की संख्या मैक्सिमम उपज आपको दे। पौधों की संख्या है वो ज़्यादा हो, मैक्सिमम नहीं, ज़्यादा हो, और वो उपज है वो मैक्सिमम दे, उपज अधिकतम दे। वो क्या है, आपकी इष्टतम, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है। तो सीधी सिंपल सी बातों का ध्यान रखना है कि जहां पर एक लिमिट तक क्या है, पौधों की संख्या बढ़ाने से उपज बढ़ती जाती है, जिस प्रकार इस कर्व में दिखाया गया है, बढ़ रही है। उसके बाद में क्या है कि ये जैसे जैसे यहाँ पर पौधों की संख्या बढ़ रही है, यहाँ पर पौधों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उपज उतनी ही रह रही है, उपज क्या है, इससे ज़्यादा नहीं हो रही है। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि इष्टतम पौधों की संख्या का प्रयोग करना है या फिर
ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फार्मर्स शुड यूज। तो ये प्लांट पॉपुलेशन के बारे में हमने पढ़ा था। प्लांट पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा हमने जाना है कि किस प्रकार ये होता है, किस प्रकार ये बायोलॉजिकल यील्ड या शुष्क पदार्थ होता है। दूसरी चीज, एक चीज यहाँ पर और आती है कि जितना ज्यादा शुष्क पदार्थ होगा ना, शुष्क पदार्थ क्या होता है, गेहूं में दाने निकालने के बाद, गेहूं के दाने निकालने के बाद जो पीछे बच जाता है ना, जिसको भुस्सा या तूड़ी बोलते हैं, वो शुष्क पदार्थ है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोला जाता है इसको, जो शुष्क पदार्थ है उसको। तो जो आपका दाना निकालने के बाद जितना भी पदार्थ रह जाता है उसको शुष्क पदार्थ कहते हैं। जितना ज्यादा शुष्क पदार्थ होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या है, उत्पादन भी होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये उल्टा भी हो जाता है कि कहीं पौधे ने वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा कर दी, प्रजनन की क्रियाएं हुई नहीं तो उत्पादन की क्षमता भी उसके कम हो जाती है, लेकिन वनस्पतिक वृद्धि तो ज्यादा हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा वनस्पतिक वृद्धि होती है उतना ज़्यादा ही क्या होता है, उत्पादन होता है। अगर वनस्पतिक वृद्धि ही नहीं होगी और पौधे के लिए तना और पत्तियां नहीं बनेंगे, पौधा और पत्तियां नहीं बनेंगे तो भोजन नहीं आएगा, भोजन नहीं आएगा तो प्रजनन की क्रियाएं तो बहुत दूर का काम हो जाती है। इसमें एक चीज़ और रहती है कि जो पौधे होते हैं, पौधों में कंपटीशन दो प्रकार का हो जाता है। पौधों में कंपटीशन के आधार पर प्लांट पॉपुलेशन होती है। पौधों में किस प्रकार का कंपटीशन होता है या प्रतिस्पर्धा होती है उसको देख लेते हैं। ये ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जब पढ़ेंगे उसमें काम आएगा कि इंटर प्लांट या इंट्रा प्लांट कंपटीशन। इंटर प्लांट कंपटीशन या इंट्रा प्लांट कंपटीशन। इंटर प्लांट कंपटीशन वो होता है जब दो पौधों में या दो से अधिक पौधों के अंदर कंपटीशन हो जाए ना, यानी कि ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, ये पोषक तत्व लेने के लिए यहां से ये ले, यहां से ये ले, यहां से ये ले, यहां से ये ले, इनके अंदर कंपटीशन हो गया ना पोषक तत्वों और नमी के लिए। अब सूर्य की किरण आई, यहां से ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहता है। अगर एक ही पौधा होता तो सब कुछ इसी को मिलता, यहां से भी और यहां से भी सब कुछ इसी को मिलता। अगर एक ही पौधा होता, दो केसेस ले लिए, एक में कंपटीशन दिखाया गया, एक में नहीं दिखाया, तो इनका कंपटीशन होता है इस प्रकार से इंटर प्लांट। तो जहां पर इंटर प्लांट कंपटीशन होगा वहां पर प्रति पौधा उपज है वो कम हो जाएगी, प्रति पौधा उपज है वो कम हो जाएगी। ये सभी स्टेजेस में होता है, जन्म से लेकर के पौधे की mृत्यु तक का काम है, हमेशा होता रहता है कंपटीशन इनमें। अच्छा, दूसरी चीज इंट्रा प्लांट कंपटीशन क्या है? इंट्रा प्लांट कंपटीशन है कि जब इंट्रा प्लांट कंपटीशन है जब पौधों के खुद के अंदर एक ही पौधा है, एक ही पौधा है, तो इनमें क्या होगा, जब एक ही पौधा है तो देखो एक ही पौधे के विभिन्न भागों के बीच में प्रतिस्पर्धा है। जब फल का पत्तियों के साथ, पत्तियों का पत्तियों के साथ, पत्तियों का तने के साथ, तने का जड़ों के साथ प्रतिस्पर्धा हो जाए ना, वो कहे कि मैं पोषक तत्व और जल ज्यादा लूंगा, वो कहे कि मैं। ये कब कौन सी अवस्था में होता है? ये उस अवस्था में ज्यादा होता है जब फूल और फल आने लगते हैं, जब बीजों का निर्माण होने लगता है, आर्थिक जो इकोनॉमिक यील्ड है वो उत्पन्न होने लगती है, तब ये सब होने लगता है। अच्छा, ये सब होने लगता है क्यों? क्योंकि पौधे जो अपना बीज बनाते हैं ना, मनुष्य भी अपना बीज उत्पन्न करते हैं, अपना बेटा बेटी उत्पन्न करते हैं, तब उनको सब कुछ देना चाहते हैं बाकी परिवार के सदस्यों को छोड़ करके। यही रहता है इन्हीं में कि जड़ या फिर कोई भी पोषक तत्व, पौधे हमेशा ही फल और फूल और सब्जियों को फल फूल जितने भी बीज उत्पन्न करने वाले हैं उनको देना चाहते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। इसी प्रकार जब इकोनॉमिक यील्ड आती है, फल फूल और बीज उत्पन्न होते हैं पौधे में, तो पौधा सूख जाता है क्योंकि बाकी पौधों को, बाकी पौधे के भागों को कुछ नहीं मिलता है।
ठीक है, तो इनके बारे में कल ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। आशा है